Hello everyone, very good morning, very good afternoon and very good evening to you whenever you are watching me. स्टूडेंट लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स देखा था या केमिकल बॉन्डिंग देखा था, जिसके अंदर हमने केमिकल बॉन्ड्स को डिस्कस किया था, केमिकल बॉन्ड्स के रीज़न को डिस्कस किया था, ऑक्टेट रूल को डिस्कस किया था और साथ में साथ ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया था। आज वाली क्लास में हम बॉन्डिंग के ही कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो होगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स और लैटिस एनर्जी। बेसिकली इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स आप लोग जानते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पर नीट में, जेई में और आपके एकेडमिक लेवल पर किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं या आते हैं, वो भी हमें डिस्कस करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, ये तो जनरली आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कब होते हैं। तो मैं पहले तो इसे दो पार्ट में बांट देता हूँ। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कब होते हैं? जब एक मेटल नॉन मेटल के साथ ट्रीट करती है। व्हेन मेटल ट्रीटेड विद नॉन मेटल, जब एक मेटल नॉन मेटल के साथ ट्रीट करती है तो बनने वाला जो बॉन्ड होता है, बनने वाले जो बॉन्ड होते हैं वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये तो बड़ा बेसिक बात है कि जैसे मेटल है, सोडियम हमने ले लिया, तो मेटल के अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की और अपने आउटर मोस्ट को फुलफिल करने के लिए, स्टेबल होने के लिए वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। तो जब वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है मेटल, तो क्या होगा, इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। वहीं पर नॉन मेटल जो होता है, नॉन मेटल का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने का और नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने का। तो ये इसको आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये लूज़ किया हुआ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये बन जाएगा Cl नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और उसके बाद ये किस फॉर्म में आ गए? आयोनिक फॉर्म में आ गए, आयोनिक फॉर्म में आ गए। तो पहली बात कि ये आयोनिक फॉर्म में कब आए और ये आयोनिक फॉर्म क्या स्टेट होती है? आयोनिक फॉर्म की लिक्विड स्टेट होती है, गैसेस स्टेट होती है या सॉलिड स्टेट होती है? तो एक्चुअल में जब ये आयंस फॉर्म करते हैं तो ये किस फॉर्म में आ जाते हैं? गैसियस। और जब ये आयन फॉर्म करेगा तो ये भी क्या आ जाएगा? गैसियस। अब दोनों ही गैसेस स्टेट में, और आप देखिए यहाँ कॉन्फ़िगरेशन 2-8 है, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन 2-8-8 हो चुका है और ये क्या है? गैसेस स्टेट में मोर स्टेबल है। अब गैसेस स्टेबल में स्टेबल है, लेकिन ये और ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो और ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहने के लिए इनके बीच में क्या होता है? इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना स्टार्ट हो जाता है। रीज़न इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लगने का, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने का रीज़न है ऑपोजिट चार्ज। ऑपोजिट चार्ज की वजह से इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये एक दूसरे के पास आ जाते हैं और NaCl फॉर्म कर लेते हैं और कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं। और ये कंपाउंड, दिस कंपाउंड इज मोर स्टेबल एट द स्टेज ऑफ आयोनिक कंडीशन, यानी आयोनिक कंडीशन से यहाँ भी ये स्टेबल है, यहाँ भी स्टेबल है, लेकिन ये इतने स्टेबल नहीं है क्योंकि इनके ऊपर चार्ज स्पीशी है। इस चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये एक दूसरे से अट्रैक्शन में आते हैं और एक बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं। अब बारी आती है कि इनके बीच में बनने वाले बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। एक्चुअल में ये बनने वाला बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड होता ही नहीं है। आयोनिक कंपाउंड्स में बॉन्ड्स नहीं होते हैं। रीज़न, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ पर बॉन्ड नहीं बनते हैं, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन अपनी सिंप्लिसिटी के लिए और एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोल देते हैं? बॉन्ड बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ एक्चुअल में बॉन्ड होते नहीं हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चारों साइड से, इसके चारों साइड से इसके चारों साइड पर लगता है। तो क्या होता है? दिस इज़ द नॉन डायरेक्शनल। ये क्या होती है? नॉन डायरेक्शनल होते हैं, ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। अब क्वेश्चन आता है आपका कि आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, आयनिक बॉन्ड कैसे होते हैं? तो ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं और जो कंपाउंड नॉन डायरेक्शनल होते हैं स्टूडेंट, उनके एक और नेचर होती है कि दे नेवर शो आइसोमेरिज्म। वो कभी भी आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। आपने 10th में चैप्टर नंबर 4 में आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा कि जब किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर सेम हो, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर अलग अलग आएँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और स्ट्रक्चर अलग अलग आएँ, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है आइसोमेरिज्म और जो कंडीशन बनती है उसको बोला जाता है आइसोमर्स। तो ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं और ना ही आइसोमर्स फॉर्म करते हैं। तो उसका रीज़न है बिकॉज दे आर नॉन डायरेक्शनल। अब देखिए इसके अंदर थोड़ा डेप्थ में जाते हैं क्योंकि ये तो आपको पता था। अब डेप्थ की बात करते हैं। तो डेप्थ की बात होगी तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि जब मेटल है, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रही है, तो जब मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रही है तो मेटल कैसी होनी चाहिए आयनिक बॉन्ड को बनाने के लिए? तो मेटल, जब कोई भी मेटल है, सपोज करते हैं कॉमन मेटल M ले लिया और इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, तो अगर इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, n इलेक्ट्रॉन, हमें नहीं पता कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, n इलेक्ट्रॉन लूज़ किए। देखिए मेटल
तब अच्छी होगी, यानी आयनिक बॉन्डिंग तब अच्छी होगी जब मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। और मेटेलिक कैरेक्टर कब ज़्यादा होता है? जब वो ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर पाए। और कोई एलिमेंट ईजिली, कोई मेटल ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज़ तब कर पाता है, कब कर पाएगा? जब उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, यानी थोड़ी सी एनर्जी देने पर उससे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा। और थोड़ी सी एनर्जी देने पर अगर उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वो हाईली रिएक्टिव है। और हाईली रिएक्टिव है तो इसका मतलब क्या होगा? अगर वो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो वो जल्दी से रिएक्ट होगा और बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग फॉर्म करेगा। तो मेटल के केस में हमें मेटल हमेशा आयोनिक बॉन्ड में मेटल ऐसी लेनी है जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो? वेरी लेस, जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी वेरी लेस हो। मीन्स उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कम देनी पड़े। किस केस में? मेटल के केस में। वहीं नॉन मेटल के केस में क्या होता है? तो सपोज करते हैं नॉन मेटल को हम N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नॉन मेटल में क्या कराना है? नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करती है। तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो जब कोई एलिमेंट, हमने अभी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वहाँ आयनाइजेशन एंथैल्पी का कंसेप्ट नहीं होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कंसेप्ट होता है। तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कंसेप्ट होता है तो इसका मतलब है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और N नेगेटिव फॉर्म करेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, यानी मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कब होगी? मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कब होगी? जब कोई एलिमेंट, जब कोई एक नॉन मेटल जितने ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा, कोई, हमने लास्ट प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि जितने कोई नॉन मेटल जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ कम एनर्जी यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, यानी हमें कम एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए मेटल के केस में। लेकिन नॉन मेटल के केस में क्या होना चाहिए? मोर एनर्जी रिलीज़। अगर कोई नॉन मेटल मोर एनर्जी को रिलीज़ करेगा, मोर एनर्जी को रिलीज़ करेगा तो हमारी ये रिएक्शन और ये बॉन्ड्स फेवरेबल होंगे। फेवरेबल मीन्स बहुत अच्छे बॉन्ड बनेंगे। मीन्स मेटल के केस में मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होनी चाहिए और नॉन मेटल के केस में नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मीन्स वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटिव होना चाहिए। और ये वैल्यू क्या आती है? अगर ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगी, ये वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगी और ये पॉजिटिव होगी तो ऑल ओवर वैल्यू क्या आने वाली है? नेगेटिव। तो हमारी जो टोटल वैल्यू होती है, एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी फाइनल रिएक्शन की जो एंथैल्पी होती है, इनके एडिशन की जो एंथैल्पी होती है, दैट शुड बी नेगेटिव। यानी ये अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगी और ये पॉजिटिव होगी, यानी ये 10 है और ये -12 है तो क्या? -2। तो ये ऑल ओवर वैल्यू क्या आनी चाहिए? नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव क्यों आएगी? क्योंकि ऑल ओवर पार्ट में एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन यही है कि आयोनिक बॉन्ड परफेक्ट, अच्छे और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तब बनते हैं जब मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो मेटल आयोनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्ट कर रही है, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम हो और उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा हो। मीन्स वो एनर्जी कम देकर उससे इलेक्ट्रॉन निकाला जाए और ज़्यादा एनर्जी उससे रिलीज़ हो, तो बॉन्ड क्या होगा? बहुत स्ट्रॉन्ग होगा आयोनिक बॉन्ड में। तो इस तरीके से आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं। आयोनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में यहाँ पर एक दो टर्म्स और आते हैं और वो एक दो टर्म क्या है? तो आयोनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में कंडीशन आती है कि ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। हमने लास्ट ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर तो देखी थी। आयोनिक बॉन्ड की ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर क्या होती है? तो आयोनिक बॉन्ड्स की ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। ये तो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी देखा है कि अगर आयोनिक बॉन्ड की ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर दिखानी है तो हम कह सकते हैं कि Na ने 1+ इलेक्ट्रॉन लूज़ करा और Cl ने के पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स थे और एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिया और ये ऑल ओवर नेगेटिव हो गया और इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगा और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से NaCl फॉर्म हो गया। तो ये क्या है? ये है आयोनिक बॉन्ड की ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि Na के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन था, Cl के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे और इस Na ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और लूज़ करने पर ये Na+ हो गया और गेन करने पर ये Cl- हो गया और इनके बाद इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगा और ये क्या बन गए? NaCl बन गए। तो इसी तरीके से ये क्या है? ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर है NaCl की। NaCl के अलावा हम MgCl2, CaCl2, CaO किसी भी मेटल और नॉन मेटल के बीच में इस तरीके की ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जो कि आपने 10th में भी सीखी थी। कोई खास इसमें स्पेशल बात नहीं है। अब स्पेशल बात आती है यहाँ पर क्या? तो यहाँ पर स्पेशल बात आती है, कई बार आपसे 1 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है और वो 1 नंबर वाला क्वेश्चन क्या होता है? तो वो होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। आपसे पूछा जाता है कि डिफाइन द इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है? तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, इसके लिए हम कहेंगे द टोटल नंबर
द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन by an element is called as its electrovalency. It's called as its electrovalency. और इसके लिए एक नोट की कंडीशन होती है कि इलेक्ट्रोवेलेंसी ऑलवेज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन वैलेंसी ऑलवेज पॉजिटिव। यानी देखिए, कोई एलिमेंट, कोई मेटल जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है या कोई नॉन मेटल जितने इलेक्ट्रॉन गेन करती है, तो उसी को क्या बोला जाता है, उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोवैलेंसी बोला जाता है। और इलेक्ट्रोवैलेंसी के केस में ना तो पॉजिटिव होता है कुछ, ना ही नेगेटिव होता है, मींस इलेक्ट्रोवैलेंसी हमेशा पॉजिटिव ही होती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी की। तो ग्रुप फर्स्ट कौन सा होता है, तो ग्रुप फर्स्ट होता है सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ठीक है, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो ये ग्रुप फर्स्ट है। इस ग्रुप फर्स्ट के सारे आउटर मोस्ट में हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होती है, 1। वहीं ग्रुप सेकंड की बात करूं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, तो इनकी वैलेंसी क्या होती है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये मेटालिक नेचर की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, तो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होती है, 2। इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है 2। वहीं पर अगर मैं ग्रुप 13 की बात करता हूँ, तो ग्रुप 13 में बाबा, आलम, गए, इंडिया, थाईलैंड, इस तरीके से इसको लर्न करते हैं। और ग्रुप थर्ड की वैलेंसी होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है 3। वहीं ग्रुप 14 की जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है वो क्या होती है, तो ग्रुप 14 की का, शी, गए, सन, पंडित, ठीक है। तो ग्रुप 4 की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, 4। तो हुआ क्या कि ग्रुप फर्स्ट की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है, सेकंड की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है, 13 की इलेक्ट्रोवैलेंसी 3 है और ग्रुप 15 की इलेक्ट्रोवैलेंसी 4 है। वहीं अगर मैं ग्रुप 14 के बाद ग्रुप 15 की बात करता हूँ, और ग्रुप 15 है नाना, पाटेकर, असरानी, सब, बेकार। अगर इस ग्रुप की बात करते हैं तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 3 होती है। ग्रुप 15 की इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 3 होती है। वहीं ग्रुप 16 की अगर मैं बात करता हूँ तो ओमो, सोमो, से, टेली, फोन, और ये ग्रुप जो है इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 होती है। वहीं ग्रुप 17 की जब मैं बात करता हूँ, फूलो, की, बहार, आई, आंटी, ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 होती है। और वहीं पर ग्रुप 18 जो इनर्ट होता है उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 0 होती है। तो इन शॉर्ट इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं इसलिए इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है, ये 2 यूज़ करते हैं इसलिए इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है, ये 3 लूज़ करते हैं इसलिए इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 3 है, ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं इसलिए इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 4 है। वहीं पर ग्रुप 15 एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है इसलिए इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 3 है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। ग्रुप 16 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं इसलिए इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है। ग्रुप 17 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं सारे तो इसलिए इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है। और ग्रुप 18 कुछ नहीं करता इसलिए इसकी वैलेंसी 0 है। तो इन शॉर्ट अगर मैं इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी के केस में हम एक बात देख तो हमने समझ ली कि इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 2 3 4 5 4 और उसके बाद 3 2 1 यानी 5 नहीं होती है और 0 तक जाती है। उसके बाद आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा ग्रुप सेकेंड से ग्रुप 12, ग्रुप सेकंड से ग्रुप 12 का मतलब अगर हमारी पीरियोडिक टेबल का ये डिज़ाइन है तो जो ग्रुप यहाँ पर हैं ये वाले, यहाँ ग्रुप सेकंड से ग्रुप 12 होता है। तो ग्रुप सेकंड से 12 हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है डी ब्लॉक। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए भाई डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, तो किसी भी डी ब्लॉक की एक स्पेशलिटी है कि इसका हर एलिमेंट किसी एक यानी एक ही वैलेंसी को फॉलो नहीं करता है। क्या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की कैसी वैलेंसी होती है, तो दे शोज वेरिएबल वैलेंसी। दे शो वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब एक ही एलिमेंट एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, ठीक है। जैसे अगर मैं Mn की बात करूँ, मैग्नीज़ की बात करूँ जिसका एटॉमिक नंबर 25 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 3 5 7, ठीक है, ये सारी होती है। वहीं आप देखो आयरन की बात करें तो वो 2 भी शो करता है और 3 भी शो करता है। तो मीन्स आयरन 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज़ करता है, 3 इलेक्ट्रॉन भी लूज़ करता है। तो ग्रुप
2 to 12 वाले डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी को शो करते हैं। तो होप आपको इलेक्ट्रोवैलेंसी भी क्लियर हुआ होगा। अब इलेक्ट्रोवैलेंसी के बाद यहाँ पर आपसे नीट में और जेई में कई बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, वो और आपके एकेडमिक में भी पूछे जाते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, तो वो समझते हैं। उनको करने के लिए पहले हमें समझना होगा फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशंस मींस फेवरेबल कंडीशंस का मतलब क्या है, पहले हमें इस बात को समझना होगा। तो फेवरेबल कंडीशन का मतलब है कि एक्चुअल में जब आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो क्या किन कंडीशंस में आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं और अच्छे से अच्छा आयोनिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड किन कंडीशंस में फॉर्म होगा। तो पहली फेवरेबल कंडीशन क्या है, हम कहते हैं कि एटम, फर्स्ट एटम विच चेंज इनटू कैटायन, which change into cation should have 1, 2 or 3 valence electrons, while atom which change into anions should have 5, 6 और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या है कि अगर आयोनिक बॉन्डिंग होनी है तो वो मेटल जो है उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो 1 या फिर 2 या फिर 3, और जो नॉन मेटल है उसके आउटर मोस्ट में या तो 5 या तो 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी आयोनिक बॉन्डिंग होगी। अगर कोई नॉन मेटल ऐसी है जिसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन होता है, एक नॉन मेटल है, इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आयोनिक बॉन्डिंग नहीं करेगा। तो आयोनिक बॉन्डिंग के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है कि मेटल के आउटर मोस्ट में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, वहीं नॉन मेटल के आउटर मोस्ट में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4 नहीं होने चाहिए, 8 नहीं होने चाहिए। ये पहली कंडीशन है कि अगर आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होने हैं। सेकेंड कंडीशन की जब हम बात करते हैं तो सेकेंड कंडीशन होती है हाई डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द two atoms, दो एटम्स, कौन से एटम्स, मेटल्स और नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच में, एटम्स के बीच में हाईली डिफरेंस होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बेस पर ही जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा दो एलिमेंट्स में, यानी मेटल और नॉन मेटल में, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे, आयनिक बॉन्ड उतने स्ट्रॉन्ग होंगे। यहाँ क्वेश्चन कैसे बनता है तो वो देखिए, आपसे कहेगा वी आर हैविंग NaI सोडियम आयोडाइड, वी आर हैविंग NaBr, वी आर हैविंग NaCl और वी आर हैविंग NaF सोडियम फ्लोराइड। आपसे कहेगा अरेंज दैम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक करेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको लगाइए। तो आयोनिक करेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हमें इनको लगाना है तो हमें देखना है कि किन दो एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। अब आप देखिए यहाँ कॉमन क्या है, कॉमन है सोडियम, तो सब में, सारों में सोडियम तो सब में ही कॉमन है, तो सारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिपेंडेंसी किस पे आ गई, नॉन मेटल्स पर, क्योंकि नॉन मेटल्स कॉमन नहीं है। अब हमें ये देखना है कि नॉन मेटल्स में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। तो नॉन मेटल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हमने पढ़ा है अभी प्रीवियस लेक्चर्स में कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में टॉप टू बॉटम चलते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो मीन्स आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम क्या लगा रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो NaI सोडियम आयोडाइड में आयनिक करेक्टर लेस आयोनिक करेक्टर, सबसे कम आयोनिक करेक्टर कहाँ होगा, तो सबसे कम आयोनिक करेक्टर होगा सोडियम आयोडाइड में, उससे ज़्यादा NaBr में, उससे ज़्यादा NaCl में, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आयोनिक करेक्टर
स्ट्रॉन्ग या हाई आयोनिक करेक्टर और स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड। यानी अगर आयोनिक करेक्टर ज़्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा हो गया यहाँ पे, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सॉरी एफ लिख दिया, NaF, ठीक है, NaF की सबसे ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड कहाँ बनेंगे, NaF के बीच में। आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, आयनिक करेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, आयनिक बॉन्ड वीक होगा, आयनिक करेक्टर सबसे कम होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा, आयनिक करेक्टर उतना ज़्यादा। कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी पूछा जाता है और आपके एकेडमिक लेवल पर भी पूछा जाता है। ऐसा ही नहीं है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन और बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपसे कहता है LiCl, आपसे कहता है NaCl, आपसे कहता है KCl, आपसे कहता है RbCl, ठीक है, यहाँ पर ये कंडीशन दे देता है और ये कहता है अब बताइए किस में आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होंगे और क्यों होंगे, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होंगे और क्यों होंगे, तो आप देखिए अब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर अगर हम देखें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है, क्लोरीन तो सब में है, सब हर जगह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। अब डिपेंडेंसी किस पे आएगी, अब डिपेंडेंसी आएगी मेटल पर, अब डिपेंडेंसी आएगी मेटल पर। अब मेटल के केस में क्या करें कि मेटल के केस में कैसे पहचानें कि किसके अंदर आयोनिक करेक्टर ज़्यादा होगा। तो देखिए मेटल के केस में हम आयोनिक करेक्टर कैसे पहचानते हैं, मेटल के केस में हम आयोनिक करेक्टर पहचानते हैं, मैंने अभी बताया था कि हमारे जब हम बॉन्डिंग करते हैं तो मेटल ऐसी होनी चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन निकालते समय क्या हो, आयनाइजेशन एंथैल्पी लेस हो। जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम होगी, जिस मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम होगी, वो क्या करेगा, वो उतना अच्छा आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो अब मेटल की हमें चेक करनी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम कौन से ग्रुप के हैं, तो ये फर्स्ट ग्रुप के हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एक ही ग्रुप के हैं। और हमें पता है टॉप टू बॉटम चलते हुए आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज। टॉप टू बॉटम चलते हुए आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज। तो सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी रुबिडियम की होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबकी सेम होगी, क्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो सबके लिए सेम है। अब तो क्या है, अब तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंडेंसी है, जिससे इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जो जितनी जल्दी इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल देगा वो उतनी जल्दी बॉन्डिंग करेगा और उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करेगा। तो यहाँ पर जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन निकालेगा, जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, और सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है, तो रुबिडियम की। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा आयोनिक करेक्टर और आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग किस में होगा, RbCl में। तो इसका मतलब अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर या हम डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाएं इस बार, तो RbCl का सबसे ज़्यादा आयोनिक करेक्टर, उसके बाद KCl का, उसके बाद NaCl का, और सबसे कम LiCl का। स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड यहाँ कौन से बनेंगे, स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होंगे, फॉर्म है ना। और यहाँ पर वीक आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होगा, वीक आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। तो इस तरीके से फेवरेबल कंडीशन के बेस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे मेटल्स, नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करती हैं। तो ये 2 फेवरेबल कंडीशन थी, आगे देखते हैं। आपने देख लिया होगा इस सारे कंसेप्ट को। अब आगे की बात करें, यानी नेक्स्ट फेवरेबल कंडीशन की जब हम लोग यहाँ बात करेंगे तो वो क्या होगी, तो नेक्स्ट फेवरेबल कंडीशंस हमारे पास होंगी वो डिस्कस करते हैं क्या होगी। तो नेक्स्ट फेवरेबल कंडीशंस की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो वो होती है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, हालांकि इसको मैं सेपरेट भी डिस्कस करूंगा, लेकिन लैटिस एनर्जी का मतलब जैसे मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि जो मेटल होती है वो इलेक्ट्रॉन जब लूज़ करती है तो उसको इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, लेस। जितनी कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी उतना अच्छी मेटल उतनी जल्दी से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करेगी। और नॉन मेटल जो होती है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मींस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए का मतलब है कि वो मोर एनर्जी रिलीज़ करना चाहिए, वो मोर एनर्जी रिलीज़ करना चाहिए। तो जब ये बहुत कम एनर्जी इसको देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा। और जितनी किसी मॉलिक्यूल के बनने में जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, किसी मॉलिक्यूल के बनने में, सपोज करो किसी मॉलिक्यूल के बनने में Na+ और Cl- के बनने में एनर्जी रिलीज़ होगी। हमें पता है केमिस्ट्री कहती है कि जब 2 चीज़ों का एडिशन होता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है। तो इनके बनने में जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, इनके बीच में बनने वाले बॉन्ड उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे।
और जितने ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होंगे तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और इसी बॉन्ड की स्ट्रेंथ को क्या बोला जाता है? लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी बोला जाता है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि लैटिस एनर्जी तीसरा फैक्टर है, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हम कह सकते हैं मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, स्ट्रॉन्गर विल बी बॉन्ड, बॉन्ड कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे तो क्या होगी? देन हायर विल बी लैटिस एनर्जी, तो उस मॉलिक्यूल की लैटिस एनर्जी क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी, उस मॉलिक्यूल की लैटिस एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, तो क्या है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रांग बनेंगे, और बॉन्ड स्ट्रांग हुआ तो उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। अब लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन क्या कहती है वो भी करते हैं। इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम्स, यानी 2 एटम्स के बीच में बनने वाला 1 मोल। देखिए ये मॉलिक्यूल क्या है? 1 मोल, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है? 1 मोल। तो ये 1 मोल मॉलिक्यूल है, तो 1 मोल मॉलिक्यूल में बनने वाला बॉन्ड क्या होगा? 1 मोल। तो 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वही क्या कहलाती है? क्या लिखा हमने? इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम्स इज नोन एज या कॉल्ड एज क्या? लैटिस एनर्जी, या फिर हम कहें लैटिस एंथैल्पी। अब देखिए इस बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगेगी, कितनी एनर्जी लगेगी इस बॉन्ड को तोड़ने में? जितनी इसको बनाने में लगी हो, जितनी इसको बनाने में लगी हो। तो कहने का अंतर अलग अलग है, प्रोनाउंसिएशन का तरीका अलग अलग है। हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या कहलाती है? लैटिस एनर्जी। या हम कहें कि 1 मोल बॉन्ड फॉर्म होने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो भी क्या कहलाती है? लैटिस एनर्जी। तो ये तो तोड़ने के रेस्पेक्ट में थी, जोड़ने के रेस्पेक्ट में क्या होगी? इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड to make 1 mole bond formation. To make 1 mole bond formation is called lattice energy. तो उसे भी क्या बोलेंगे? लैटिस एनर्जी ही बोला जाएगा। उसे भी क्या बोला जाएगा? लैटिस एनर्जी ही बोला जाएगा। तो इस तरीके से लैटिस एनर्जी, और लैटिस एनर्जी किस बात पर डिपेंड कर रही है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा, बॉन्ड उतने स्ट्रॉन्ग, बॉन्ड जितने स्ट्रॉन्ग, लैटिस एंथैल्पी उतनी ज़्यादा। और लैटिस एंथैल्पी क्या होती है? किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए होती है वो क्या कहलाती है? लैटिस एनर्जी कहलाती है। इस तरीके से लैटिस एनर्जी भी पूरा होता है। अब बारी आती है नेक्स्ट, और नेक्स्ट बारी आती है क्या? प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक बॉन्ड। तो हम डिस्कस करने वाले हैं अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक बॉन्ड। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स क्या क्या होती हैं वो अब हम लोग डिस्कस। आयोनिक बॉन्ड में सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है फिजिकल स्टेट। अब देखिए फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है कि जब आयोनिक कंपाउंड बनते हैं, आयोनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद जो आयोनिक कंपाउंड बनते हैं एक्चुअल में वो फिजिकल स्टेट यानी नेचर में कैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो हम कहेंगे दे आर सॉलिड। और कैसे सॉलिड? दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड इन नेचर। ये नेचर में कैसे होते हैं स्टूडेंट? क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्रिस्टल्स आपने देखिए आयनिक कंपाउंड का सबसे सिंपल एग्जांपल जो आप रोज डेली लाइफ में आप देखते हो NaCl, सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट। आप देखते हो टेबल सॉल्ट आपके घर में कैसे छोटे छोटे क्रिस्टल्स की फॉर्म में आता है।
ठीक है। और सॉलिड उसे आप किस क्लास में रखोगे, सॉलिड क्लास में, सॉलिड की क्लास में, लिक्विड तो कहोगे नहीं। तो क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड इन नेचर, नेचर में क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। कई बार आपके पास क्वेश्चन आता है कि वाई दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड इन नेचर, ये नेचर में सॉलिड ही क्यों होते हैं और क्रिस्टलाइन क्यों होते हैं। तो इसका रीज़न है ड्यू टू strong electrostatic force of attraction, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आयोनिक बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, और आयोनिक बॉन्ड स्ट्रांग होने की वजह से इतने स्ट्रांग होते हैं कि मॉलिक्यूल किस कंडीशन में चला जाता है, सॉलिड स्टेट में चला जाता है। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी फिजिकल स्टेट हो गई, सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें अगर हम, तो सेकंड प्रॉपर्टी होती है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो मेल्टिंग पॉइंट देखिए, अब आपको पता है कि जो चीज़ स्ट्रांग है तो उसके बीच में बॉन्ड भी स्ट्रांग है, और अगर उसके बॉन्ड स्ट्रांग है तो उसको मेल्ट कराने पर उसको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, और अगर हम उसे बॉयल कराना चाहते हैं तो भी उसका टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। तो उसका मतलब क्या है कि आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दे आर हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। तो अगर रीज़न पूछा जाए क्यों, तो रीज़न यही बनेगा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास, सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड प्रॉपर्टी आती है जो कि इंपॉर्टेंट है और कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो थर्ड प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी की बच्चों जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो कंडक्टिविटी के केस में हम तो बोलते हैं कि दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी in solid state but in molten and aqueous state but in molten or aqueous state they becomes good conductor। इसका मतलब क्या है कि सॉलिड स्टेट में जो आयनिक सॉलिड होते हैं, सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप NaCl का एक स्टोन लेते हो, NaCl का एक स्टोन लिया सॉलिड स्टेट में, और आप इसमें 2 वायर लगाते हो और यहाँ पर अपना को टच करते हो, ठीक है, वायर में करंट हो पास करा के यहाँ इसको टच करते हो तो आपको करंट नहीं लगेगा। मींस आयनिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराते हैं। क्यों नहीं कराते हैं, तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने होने के 2 ही रीज़न होते हैं। पहला, सॉलिड्स के अंदर, वायर्स के अंदर या किसी सॉलिड सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और किसी लिक्विड सिचुएशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं हैं, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो भी तो ये बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि उनके पास फ्री स्पेस नहीं होता है उन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए, और जब इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। तो सॉलिड स्टेट में आयनिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराते हैं। लेकिन जब इन्हें मोल्टेड कर देते हैं, यानी पिघला देते हैं, मोल्ट माने करना, मोल्टन माने होता है पिघलाना, या हम उन्हें घोल देते हैं, पानी में घोल दें और हम उसमें 2 वायर डालें और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम उन्हें मेल्ट कराते हैं या हम कहें एक्वस सिचुएशन में लाते हैं तो वो आयनिक फॉर्म, वो आयंस बन जाते हैं, और आयंस को फ्लो करने के लिए लिक्विड में स्पेस मिल जाता है, और वो आयंस लिक्विड में इजीली फ्लो करते हैं, और जब लिक्विड में इजीली फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगती है। तो आयनिक सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन मोल्टेड और एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी ये हो गई हमारे पास। नेक्स्ट आता है जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया है, दैट इज़ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब किसी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर सेम हो, स्ट्रक्चर यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट आए, तो उस प्रॉपर्टीज़ को बोला जाता है आइसोमेरिज्म। और मैंने अभी ये डिस्कस पहले भी किया था कि जो आयोनिक बॉन्ड होते हैं नॉन डायरेक्शनल होते हैं, यानी इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। हाँ, सारी डायरेक्शंस में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। तो दे डू नॉट शो आइसोमेरिज्म, दे
they do not show isomerism. They do not show isomerism ड्यू टू, कई बार क्वेश्चन आता है वाई, तो उसका रीज़न बता रहा हूँ, ड्यू टू नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। ये नेचर में नॉन डायरेक्शनल होते हैं, इसलिए ये आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी जो इम्पोर्टेंट होती है दैट इज़ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट का जितना अमाउंट डिजॉल्व होता है वो उसकी क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि क्या आयनिक सॉलिड सॉल्यूबल होते हैं या नहीं होते हैं। तो आप एक बात समझिए, आयनिक सॉलिड, कोई भी आयनिक सॉलिड, जैसे हम एक बहुत कॉमन एग्जांपल लेकर चल रहे हैं और वो है NaCl। तो आपको पता है ये जो आयनिक सॉलिड है, आयनिक कंपाउंड जो हैं या आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक सॉलिड जो हैं, ये क्या हैं कि जब इनको हम ब्रेक कराएंगे यानी इनको मोल्ट करा देंगे या फिर इनको एक्वस पानी में घोल देंगे, तो पानी में जाने पर ये क्या करेगा, ये आयंस देगा Na+ और Cl-। और आपको पता है कि जब किसी स्पीशीज़ पर एनी हाउ किसी भी तरीके से चार्ज डेवलप हो जाता है तो वो मॉलिक्यूल क्या कहलाते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल क्या कहलाते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। और उनके बीच में जो आयन होते हैं वो कैसे होते हैं, पोलर आयन होते हैं। पोलर आयन मीन्स पोलर माने चार्ज। एक्चुअल में इसके ऊपर इनका एक पोल बन जाता है, एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक Na+ दूसरा Cl-। तो जिन भी मॉलिक्यूल्स पर चार्ज डेवलप हो जाता है उन्हें पोलर मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। और आयनिक बॉन्ड्स के थ्रू जो आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं वो कैसे होते हैं नेचर में, पोलर। अब ये पोलर है नेचर में, तो क्या होगा, अगर इनको किसी चीज़ में डिज़ोल्व कराना है तो उसका उस सब सॉल्वेंट का भी नेचर कैसा होना चाहिए, पोलर, यानी उस पर भी चार्ज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं NaCl को पानी में डिज़ोल्व कराऊँ वाटर में, तो वाटर का नेचर क्या होता है, जब वाटर ब्रेक होता है तो H+ और OH-, यानी ये भी आयंस में ब्रेक हो जाता है, आपने पढ़ा है। और अगर ये आयंस में ब्रेक होता है तो इसका नेचर भी क्या है, पोलर। ये कैसे बिहेव करेगा, सॉल्वेंट कैसा है, पोलर, और सॉल्यूट कैसा है जिसको मिलाना है वो भी पोलर। तो जब पोलर और पोलर यानी जब अगर सॉल्युबिलिटी करनी है तो सॉल्युबिलिटी का एक लॉ होता है, उसे हम बोलते हैं लाइक डिज़ोल्व लाइक। बच्चों लाइक डिज़ोल्व लाइक का मतलब होता है कि दोनों का नेचर सिमिलर, जो जिसको पसंद करेगा उसके साथ रहेगा। और पसंद कौन करेगा, जब नेचर सिमिलर होगा। तो हमारे आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड पोलर नेचर के होते हैं, तो उनको जो सॉल्वेंट जिसमें वो डिज़ोल्व होंगे वो भी कैसा होना चाहिए, पोलर। तो हम क्या लिखेंगे इसमें सॉल्युबिलिटी में, दे डिज़ोल्व इन पोलर सॉल्वेंट बट डू नॉट डिज़ोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं NaCl के मॉलिक्यूल को वाटर में डिज़ोल्व कराऊँ तो ये भी पोलर इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा। लेकिन NaCl के मॉलिक्यूल को किस में डिज़ोल्व कराएं, किस में, बेंजीन में। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। ईथर में या फिर मैं कहूँ कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो ये क्या है, नॉन पोलर, इन पर चार्ज डेवलप नहीं होता है, तो ये नॉन पोलर है और ये पोलर है, तो ये डिज़ोल्व नहीं होंगे। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, दे आर हाईली और फेयरली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट बट डू नॉट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो इस तरीके से ही अब कंप्लीट होता है आपका आयोनिक कंपाउंड। अब आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि आपने छोटी क्लासेस में आयोनिक कंपाउंड कहाँ तक पढ़े थे और यहाँ पर आयोनिक कंपाउंड कितनी डेप्थ तक पढ़े हैं। आयोनिक कंपाउंड के बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को लैटिस एंथैल्पी को और ज़्यादा ब्रीफ में लेके जाऊंगा, और लैटिस एंथैल्पी के साथ साथ हम कोवलेंट कंपाउंड्स और एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ जो कि हमारा 11th और 12th और इन फ्यूचर बहुत काम करेगा उसको डिस्कस करेंगे। दैट विल बी फजान रूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बेस पर बॉन्डिंग होती है। और बॉन्डिंग में किसी मॉलिक्यूल में पोलर यानी पोलर नेचर होगा या नॉन पोलर नेचर होगा, मीन्स वो आयनिक कैरेक्टर शो करेगा या कोवलेंट कैरेक्टर शो करेगा, वो किस कंडीशन में डेवलप होता है या किस कंडीशन में हम डिसाइड होता है, तो वो फजान रूल के बेस पर ही डिसाइड होता है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ आपके साथ, आपके लिए फजान रूल। थैंक यू वेरी मच।